स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चांदपुर नाम के एक गांव में लाला चंद्रनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में युवा बेटा इंद्रनाथ और पुत्रवधू सुमित्रा थी। चंद्रनाथ का एक मित्र था जिसका नाम था महेंद्र। एक दिन चंद्रनाथ का मित्र महेंद्र उसके पास आया और कहने लगा, क्या बात है चंद्रनाथ, बहुत ही चिंता में दिखाई दे रहे हो। चंद्रनाथ ने कहा, आमदनी बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ यार। सोचता हूँ कि दुकान का काम इंद्र को सौंप दूं और खुद कुछ दिन बाहर जाकर व्यापार करूं। महेंद्र ने कहा, भाई कुछ भी काम करने में बुराई नहीं है, मगर तुम्हारी दुकान का कारोबार तो अच्छा चल रहा है। तुम्हें कहीं बाहर जाकर व्यापार करने की क्या आवश्यकता है। तुम नहीं समझोगे महेंद्र, आमदनी जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, तुम जब भी व्यापार के लिए निकलना चाहो मुझे भी याद कर लेना। मुझे भी अपने घर में कोई काम नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ घूम लूंगा। लाला चंद्रनाथ को न केवल पैसे की हवस बहुत ज्यादा थी, बल्कि वह अपने दोस्तों पर भी फिजूल खर्च करने से बचता था। इसीलिए वह बोला, तुम भी चलोगे, मगर रास्ते में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। उसकी तुम चिंता मत करो, मेरे पास इतना धन है कि मैं आराम से 1-2 महीने तक तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ, तब ठीक है। और फिर एक दिन दोनों मित्र अपने परिवारों से विदा लेकर वहां से निकल पड़े। जब वे रास्ते में पहुंचे तब महेंद्र ने कहा, खाने पीने के लिए मैंने अपने पास सामान रख लिया है, तुम्हारे पास तो है ना चंद्रनाथ। नहीं मित्र, मेरे पास धन है, जब मेरी इच्छा होगी और भूख लगेगी मैं कुछ खरीद कर खा लूंगा। रास्ता काफी लंबा था और उन दोनों को भूख लग पड़ी, क्योंकि लाला चंद्रनाथ के पास भोजन नहीं था और रास्ते में भी उन्हें कोई ऐसा भोजनालय ना मिला जहां पर वे भोजन कर सकें। तब उसके मित्र महेंद्र ने लाला चंद्रनाथ को भी अपना भोजन दिया। दोनों ने भरपेट भोजन किया। उसके बाद महेंद्र कहने लगा, देखा मित्र, पेट भोजन से ही भरता है और प्यास पानी से ही बुझती है, पैसे से नहीं। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। महेंद्र की बात सुनकर लाला चंद्रनाथ बुरी तरह से चिढ़सा गया और वह मन ही मन में सोचने लगा, ये महेंद्र तो पैसे को कुछ समझता ही नहीं, इसको सबक सिखाना ही होगा, तभी इसे पैसे का महत्व समझ में आएगा। उसके बाद वे चलते चलते एक कस्बे में पहुंचे। वहां पर महेंद्रनाथ और चंद्रनाथ ने एक सराय में कमरा लिया और वे सो गए। लगभग आधी रात को लाला चंद्रनाथ की आंख खुली और तब महेंद्र गहरी नींद में सो रहा था। चंद्रनाथ सोचने लगा, अच्छा मौका है, यदि मैं महेंद्र का सारा पैसा गायब कर दूं तो फिर इसे पैसे का महत्व समझाने में आसानी रहेगी। ये सोचकर चंद्रनाथ ने महेंद्र की गठरी से उसका सारा माल और धन गायब कर दिया। सुबह हुई तो दोनों मित्र उठे। महेंद्र को सपने में भी ये आशंका नहीं थी कि उसका दोस्त चंद्रनाथ भी उसका धन चुरा सकता है, इसीलिए उसने अपना सामान तक नहीं देखा और दोनों चल पड़े। लाला चंद्रनाथ ने कहा, यहाँ से हम धवलपुरी गांव चलेंगे, किंतु हमारा रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, तो हमें घोड़ों पर बैठकर तय करना होगा। और वे दोनों चलते चलते एक घुड़साल में पहुंचे जहां पर वे घोड़े किराए पर ले सकते थे। चंद्रनाथ और महेंद्र ने अपने अपने लिए घोड़े पसंद किए और फिर वे घुड़साल के मालिक के पास घोड़ों का किराया देने पहुंचे। लाला चंद्रनाथ ने तो अपने घोड़े का किराया दे दिया, परंतु जब महेंद्र ने अपनी गठड़ी खोली तो वह सन्न रह गया। ओह नहीं, मेरा सारा धन गायब है। अच्छी तरह से देख लो महेंद्र, धन तो तुम्हारी ही गठरी में होना चाहिए, ऐसे अचानक भला कैसे गायब हो सकता है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से देखा है मित्र, मेरा धन गायब हो चुका है। फिर तुम घोड़े किराए पर कैसे लोगे मित्र? ऐसा करो, थोड़ा सा धन तुम मुझे उधार दे दो। महेंद्र की बात सुनकर चंद्रनाथ जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्यों मजाक करते हो मित्र, जानते नहीं उधार प्रेम की कैंची होता है। तुम्हें उधार देकर मैं तुम जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता। तब तो फिर मुझे अपना सफर
यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। ठीक कहते हो तुम, भला बिना पैसे के सफर कैसे हो सकता है? आखिर पैसा सबसे बड़ी चीज है। पैसा हर चीज का इलाज है। पैसे के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो तुम मान ही गए ना मित्र। घुड़साल का मालिक इनकी बातें सुन रहा था। अचानक वह आया और बोल पड़ा, नहीं नहीं, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा तो हाथ का मैल है जो आता जाता रहता है। बड़ी चीज है इंसानियत। आप घोड़ा ले जाइए महेंद्र जी, पैसे फिर कभी आते रहेंगे। इस प्रकार घुड़साल के मालिक तोताराम ने महेंद्र को बिना किराए के ही घोड़ा दे दिया। तब महेंद्र ने कहा, देख लिया चंद्रनाथ, पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होता। पैसे से बड़ी चीज है इंसानियत। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। चंद्रनाथ एक बार फिर से मन में सोचने लगा। उफ, ये फिर से मुझे उपदेश देने लगा। 3-4 घंटों के बेहद उबड़ खाबड़ रास्तों से चलकर वे दोनों धवलगिरी गांव में पहुंचे, जहां चारों ओर खुशबू का साम्राज्य था। तब चंद्रनाथ ने कहा, ये जगह वास्तव में खुशबुओं का प्रदेश है। यहाँ पर घर घर में इत्र बनाने का काम पूरे जोर शोर से किया जाता है और यहाँ पर आने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि इत्र का व्यापार करके ढेर सारा पैसा कमाऊं। फिर वे दोनों वहां के प्रसिद्ध इत्र के व्यापारी के पास गए और वहां पर चंद्रनाथ ने काफी मात्रा में इत्र खरीद लिया। इसके बाद चंद्रनाथ ने कहा कि चलो कहीं चलकर कुछ खा पी लिया जाए। महेंद्र ने कहा, मेरे पास तो आज के लिए भोजन है, मैं वही भोजन करूंगा। तो ठीक है, तुम अपना बासी भोजन करो, मैं कहीं भोजनालय में जाकर ताजा और स्वादिष्ट भोजन करके आता हूँ। महेंद्र को वहीं पर छोड़कर लाला चंद्रनाथ किसी भोजनालय की खोज में चल पड़ा। उसने एक भोजनालय में छककर भोजन किया और उसके बाद जब वह भोजनालय से निकला, अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। दर्द के मारे तड़पता हुआ चंद्रनाथ वहीं बीच रास्ते पर लेट गया। तभी एक युवक उसके पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ श्रीमान आपको? बेटा, मेरे पेट में बहुत ही दर्द है और मेरी जान निकली जा रही है। मुझे किसी अच्छे वैद्य के यहाँ पर ले चलो, मेरे पास पैसा है, मैं पैसा देकर वैद्य से अपना इलाज करवा लूंगा। वह युवक चंद्रनाथ को सहारा देकर एक वैद्य के घर ले गया। वैद्य ने चंद्रनाथ से कहा, तुम्हें कम से कम 1 माह तक पूरी तरह से आराम करना पड़ेगा। 1 माह तक? मगर मैं इतने समय तक आराम नहीं कर सकता। वैद्यराज, मुझे तो बस आज ही अच्छा कर दीजिए। आप जितना भी पैसा चाहेंगे मैं खर्च करने को तैयार हूँ। कीमती से कीमती और महंगी से महंगी दवाएं भी मैं खरीदने को तैयार हूँ। वैद्य ने कहा, श्रीमान जी, मैं एक वैद्य हूँ, कोई जादूगर नहीं, जो जादू की छड़ी घुमाकर आपको ठीक कर दूंगा। आप बीमार हैं और आपको पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए 1 माह तक पूर्ण आराम करना ही पड़ेगा। किंतु वैद्य जी, यदि मैं आराम के चक्कर में पड़ गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्या यह आराम की जरूरत 1 हफ्ते के लिए टल नहीं सकती? क्योंकि मैं व्यापार के लिए ढेर सारा इत्र खरीद चुका हूँ। उस इत्र को बेचने के लिए मुझे एक दूसरे शहर में जाना होगा। और चंद्रनाथ अपने नुकसान की बढ़ा चढ़ाकर दुहाई देते हुए वैद्यराज को समझाने लगा। बस 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते मैं ठीक ठाक रहूं, कुछ ऐसी दवाएं दे दीजिए। 1 हफ्ते के बाद मैं 1 माह तो क्या 10 माह तक भी आराम कर लूंगा। ठीक है श्रीमान, मैं तुम्हें दवाएं दे रहा हूं, किंतु एक बात का ख्याल रखना, अकेले यात्रा मत करना। कोई ना कोई सेवक या कोई मित्र अवश्य तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि यदि तुम्हारा स्वास्थ्य मार्ग में कहीं बिगड़ गया तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे हरगिज कोई काम नहीं आएगा। तब कोई स्वामी भक्त सेवक या मित्र ही तुम्हारी जान बचा सकता है। और फिर वैद्यराज ने वक्ती तौर पर आराम पहुंचाने वाली 1 हफ्ते की दवाएं देकर चंद्रनाथ को विदा कर दिया। वैद्यराज के वहां से निकलकर चंद्रनाथ सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने महेंद्र को छोड़ा था। क्योंकि महेंद्र के पास पैसे खत्म हो चुके थे, इसीलिए अब वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था। तब लाला चंद्रनाथ ने कहा, नहीं नहीं मित्र, तुम वापस मत जाओ। हम दोनों साथ साथ यात्रा पर निकले थे और साथ साथ ही लौटेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तुम्हें धन की जब भी जरूरत होगी मुझसे ले लेना। परंतु तुम तो कहते थे कि उधार प्रेम की कैंची होता है। अरे वह सब तो मजाक की बात थी महेंद्र। जैसे तैसे लाला चंद्रनाथ ने अपने मित्र महेंद्र को अपने साथ रहने के लिए मनाया और फिर वो दोनों एक बैलगाड़ी पर बैठकर आगे की यात्रा करने लगे। वे दोनों कोट्टायम नाम के एक शहर में पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें एक बार फिर से एक सराय में रहना पड़ा, जहां पर लाला चंद्रनाथ की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी। उसे साफ नजर आया कि वह अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। इसीलिए वह महेंद्र से कहने लगा, महेंद्र मेरे दोस्त, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिल बैठा जा रहा है। अब मुझे यहीं पर छोड़कर तुम्हें सामान बेचने जाना होगा, किंतु मैं तो इस व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानता चंद्रनाथ। वो सब मैं तुम्हें समझा दूंगा। मैं तुम्हें व्यापारियों के पते भी दूंगा और अपने लाभ में तुम्हें 10% का भाग भी दूंगा। फिर चंद्रनाथ ने भली भांति समझाकर महेंद्र को इत्र के व्यापारियों से मिलने के लिए भेज दिया और खुद सराय में रहकर आराम करने लगा। महेंद्र ने चंद्रनाथ के बताए हुए पतों पर संपर्क करके अच्छे मुनाफे पर वो सारा इत्र बेच दिया और फिर वापस सराय में लौट आया। वापस आकर महेंद्र ने देखा कि उसके दोस्त की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब चंद्रनाथ ने कहा, महेंद्र मेरे दोस्त, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं बच सकूंगा। इसीलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं 4 महीनों के खर्च के लायक पैसा अपने पास रख लेता हूँ। बाकी पैसा तुम वापस अपने कस्बे चांदपुर में ले जाओ और वहां पर जाकर मेरे बेटे इंद्रनाथ को सौंप देना और उससे ये भी कह देना कि अगर मैं 4 महीने के बाद जीवित वापस लौटा तो इस व्यापार का सारा धन उससे ले लूंगा। इसीलिए धन में से एक कौड़ी भी खर्च ना करे। ये सब तो ठीक है, किंतु तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। जिद मत करो महेंद्र, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं बल्कि अपनी बीमारी से लड़कर स्वयं को अच्छा करने के लिए रुक रहा हूँ। मुझे मालूम है कि बीमारी की दशा में अकेले रहना उचित नहीं है, किंतु अगले 5 दिनों के लायक ऐसी दवा मेरे पास है जिससे मैं बीमारी के किसी भी घातक हमले से बच सकता हूँ। महेंद्र ने कहा, किंतु फिर भी तुम्हारी देखभाल के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए कोई ना कोई तो तुम्हारे पास रहना ही चाहिए। मित्र, उसके लिए मैंने सराय के मालिक से कह दिया है, वह एक स्वामी भक्त नौकर का प्रबंध कर देगा। तब महेंद्र ने कहा, किंतु चंद्रनाथ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, क्यों ना तुम किसी वैद्य के मुंह पर ढेर सारा पैसा दे मारो, जिससे कि वह तुम्हें महीनों की जगह दिन और दिनों की जगह घड़ी 2 घड़ी में ही अच्छा कर दे। मस्खरी मत करो मित्र, जबकि तुम खुद ही कहते थे कि पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। खैर, कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद महेंद्र वापस लौटने को मान गया। महेंद्र के जाने के बाद चंद्रनाथ के कमरे में सराय के मालिक के द्वारा भेजा गया एक नौकर आया। मेरा नाम रामू है मालिक, सराय के मालिक जी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। रामू, तुम यहाँ पर किसी वैद्य या हकीम को जानते हो तो मुझे वहाँ पर ले चलो। रामू एक बड़ा ही होशियार नौकर था। उसने तुरंत एक पालकी का प्रबंध किया और अपने मालिक चंद्रनाथ को वहां के एक बड़े ही प्रसिद्ध वैद्य के पास ले गया। तब वैद्य ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है महाशय? वैद्यराज, मेरे सीने में दर्द रहता है और ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी। तुम्हें एक नहीं बल्कि कई शिकायतें हैं। निश्चित तौर पर तुम्हारा खाने पीने का समय ठीक नहीं है। कभी किसी वक्त तुम खाना खाते हो तो कभी छोड़ देते हो। आपने बिल्कुल सही कहा वैद्यराज, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो सुनो चंद्रनाथ, कोट्टायम से 40 मील दूर एक पहाड़ी प्रदेश है गिरिवन। तुम वहां जाकर 1 महीने तक रहो। साथ ही मैं तुम्हें कुछ औषधियां दे रहा हूँ। यकीन मानो, सिर्फ 1 महीने में ही तुम्हारी बीमारी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस आप किसी तरह से मुझे जल्दी अच्छा कर दीजिए। गिरिवन की जलवायु और वहां का स्वास्थ्यवर्धक पानी तुम्हें बहुत ही जल्दी अच्छा कर देगा। और फिर वैद्य जी ने चंद्रनाथ को महीने भर की दवाइयां दी और परहेज बताए। आखिर में फिर से गिरिवन जाकर रहने की सलाह दी। चंद्रनाथ
रामू को साथ लेकर उसी रोज गिरिवन के लिए रवाना हो गया। गिरिवन का इलाका वास्तव में ही बड़ा खूबसूरत था। वहां एक बहुत ही अच्छे मकान में उसके रहने का प्रबंध किया गया। चंद्रनाथ वहीं रहकर स्वास्थ्य लाभ लेने लगा। गिरिवन में रहते रहते उसे 15 दिन हो गए। वह काफी हद तक स्वयं को स्वस्थ भी महसूस कर रहा था। 16वें दिन जब चंद्रनाथ अपने बाग में टहल रहा था तो एकाएक उसे किसी के गाने का स्वर सुनाई दिया। वह सोचने लगा, कितनी मीठी आवाज है, कौन गा रहा है, जरा चलकर देखूं तो सही। जब वह गाने की आवाज की दिशा में चला तो उसने देखा कि एक अंधी भिखारिन वहां पर बैठी हुई भजन गा रही थी। वो एकाएक चुप हो गई। अरे तुम चुप क्यों हो गई, गाओ ना। क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से और अपने सुख के लिए गाती हूँ। अरे हम मुफ्त में गाने को नहीं कहते, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है सेठ जी, पैसे देकर आप किसी और से गवा लीजिए, किंतु हमें तो तुम्हारा ही गाना सुनना है। तो ठीक है, मेरे गाने का इंतजार कीजिए, मैं गाना गाती जरूर हूँ, परंतु अपनी मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं। अजीब हो तुम, अंधी हो, भिखारिन भी हो, फिर भी इतना घमंड। जानती हो पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, सारे सुख इकट्ठे किए जा सकते हैं। नहीं सेठ जी, पैसा हर चीज का इलाज नहीं है, पैसे से सारे सुख नहीं खरीदे जा सकते। अरे तुम क्या जानो पैसे की ताकत, हम बीमार थे, हमने पैसा खर्च किया और ठीक होते जा रहे हैं। गलत ख्याल है आपका, आप पैसे की ताकत से नहीं बल्कि वैद्यराज की दवाएं और उनकी सलाह व परहेज के कारण ठीक हो रहे हैं। अरे तुम तो हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हो। जी हाँ, आपके नौकर रामू से मेरी थोड़ी सी बोलचाल हो गई है, उसे भी मेरा गाना बहुत पसंद है। ओहो, तो उसे भी तुम अपना गाना सुनाती हो, फिर हमें सुनाने में कैसा ऐतराज है, हम तुम्हें बहुत सा पैसा भी देंगे। सेठ जी, आप फिर से पैसों का रौब दिखाने लगे। यदि आपको पैसों का इतना ही घमंड है तो आप पैसों से मुझ अंधी को आंखें दिलवा दीजिए, मेरी मरी हुई माँ को जिंदा करवा दीजिए, फिर मैं आपको गाना अवश्य सुनाऊंगी। अंधी भिखारिन की बात सुनकर चंद्रनाथ एकदम खामोश हो गया। फिर वह बोला, पैसा बहुत बड़ी चीज है, मगर हर चीज का इलाज नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता बेटी। बेटी, आपने मुझे बेटी कहा, तो फिर पैसों की बात अब बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको गाना सुनाने के लिए वैसे ही तैयार हूँ। और उस दिन के बाद से चंद्रनाथ ने जब भी फरमाइश की, अंधी भिखारिन उसे गाना अवश्य सुनाती थी। फिर जब वह पूरी तरह से अच्छा हो गया तो वह वापस लौटने को तैयार था। वह उस अंधी भिखारिन के पास गया और कहने लगा, तुम हमारे साथ चलोगी बिटिया? कहाँ? जहाँ भी हम कहें, तुम हमारे साथ हमारी बेटी बनकर रहोगी। बेचारी अंधी भिखारिन सुजाता को इतना प्यार कभी किसी से ना मिला था। पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं। हाँ बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो। फिर एक दिन चंद्रनाथ रामू और सुजाता के साथ पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस गिरिवन से लौट पड़ा। जब वह रास्ते से गुजर रहे थे तब रात के समय वह एक जंगल से गुजरे। सुजाता ने कहा, पिताजी, इस जंगल से भयानक आवाजें आ रही हैं। मेरे ख्याल से हमें आगे सफर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी जंगल में पेड़ों पर चढ़कर ये रात सुरक्षित गुजारनी चाहिए। तुमने ठीक कहा बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर उन लोगों ने अपने सामान को जंगल में छिपाया और फिर वे सभी पेड़ पर चढ़ गए। स्वयं लाला चंद्रनाथ भी एक पेड़ पर चढ़ गया और वे सभी रात बीतने का इंतजार करने लगे। जब रात गहरी हो गई तब थोड़ी देर बाद अचानक जंगल में एक पगडंडी पर दो लोग आते हुए दिखाई दिए। लाला चंद्रनाथ की दृष्टि उन पर पड़ी। वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। एक ने दूसरे से कहा, अरे चोर बिगड़ू, तुम यहाँ जंगल में? अरे दोस्त, ये सवाल तो मैं तुमसे करने वाला था। भाई, मैं तो लाला इंद्रनाथ के यहाँ पर सेंध लगाने जा रहा हूँ। सुना है उसके बाप चंद्रनाथ ने अपने दोस्त महेंद्र के हाथ बड़ा धन कमा कर भेजा है। कमाल है,
आज तो मैं भी लाला इंद्रनाथ के यहाँ पर ही चोरी करने के इरादे से निकला हूँ। तब तो एक से बेहतर दो हैं, हम दोनों साथ साथ दाव मारते हैं, जो कुछ भी मिलेगा आपस में बांट लेंगे। और एक बात याद रखना, अगर उस घर में चोरी करने में कोई परेशानी हुई तो हम पूरे परिवार को खत्म करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये बातें करते हुए दोनों चोर वहां से निकल गए। लाला चंद्रनाथ उन दोनों की बातें पेड़ पर बैठा हुआ सुन रहा था। वह बेचैन हो गया, सोचने लगा, उफ, ये दोनों खूंखार चोर मेरे ही घर में चोरी करने जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे इन्हें रोकूं? इनका मुकाबला तो सिर्फ राजा के सैनिक ही कर सकते हैं और उन्हें बुलाने के लिए मुझे दिन होने का इंतजार करना पड़ेगा और तब तक मैं लुट जाऊंगा। अभी लाला चंद्रनाथ ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा दो व्यक्ति जो कि काफी लंबे चौड़े और खूंखार प्रवृत्ति के दिखाई पड़ते थे। उन दोनों के हाथों में हथियार थे और एक ने कहा, हाँ भाई भूतनाथ, यहीं इसी जंगल में हमें रुकना है। हाँ भाई, लाला इंद्रनाथ का बाप इसी जंगल से आएगा। दुआ करो कि लाला इंद्रनाथ का बाप चंद्रनाथ अकेला ही हो, तब उसे जान से मारने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। किंतु वो अकेला ना भी हो तो हमें उसे मारना ही है। आखिर इंद्रनाथ ने अपने बाप को मारने के लिए हमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जो दी हैं। और फिर वे दोनों पेशेवर हत्यारे एक कोने में जाकर पेड़ के पीछे छुप गए। वहीं पेड़ के ऊपर बैठे हुए चंद्रनाथ ने दोनों हत्यारों की बातें सुनी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। हे भगवान, मेरे ही बेटे ने मुझे मारने के लिए हत्यारे भेजे हैं। सचमुच ज्यादा पैसा होना भी अच्छी बात नहीं है। लाला चंद्रनाथ इतना घबरा गया कि वह अपना संतुलन खो बैठा और सीधा पेड़ से नीचे गिर पड़ा। वो दोनों हत्यारे जो वहीं छिपे बैठे थे, उन्होंने जब लाला चंद्रनाथ को देखा तो वे चौंक गए और लाला चंद्रनाथ को पहचानकर उसे मारने के लिए तैयार हो गए। देखो, ये इंद्रनाथ का बाप चंद्रनाथ ही है, चलो इसे खत्म कर दें। कि तभी पेड़ के ऊपर छिपा हुआ रामू उन पर टूट पड़ा और उन्हीं की तलवार से उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वे दोनों संभल नहीं पाए और रामू ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद रामू लाला चंद्रनाथ के पास गया। आपको कहीं चोट तो नहीं आई मालिक? मालिक नहीं, पिताजी। रामू, आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे हो। इसके बाद रामू ने अंधी सुजाता को भी पेड़ से नीचे उतार लिया। रामू ने सुजाता को सारी घटना विस्तार से बता दी। तब तक रात काफी बीत चुकी थी और सुबह का उजाला होने लगा था। जब पूरी तरह से सुबह हो गई तब रामू ने लाला चंद्रनाथ से कहा, अब किधर चलना है पिताजी? कहीं भी चलो बेटा, किंतु अब मैं चांदपुर में नहीं जाऊंगा। सुजाता ने कहा, तो क्यों ना हम कोट्टायम वापस चलें? विचार तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है बेटी। मैं क्या कहूँगा पिताजी, मेरी तो वो जन्मभूमि है। तो फिर ठीक है, हम सब कोट्टायम ही चलते हैं। और फिर उसके बाद लाला चंद्रनाथ का काफिला वापस कोट्टायम की तरफ चल दिया। कोट्टायम पहुंचकर चंद्रनाथ ने रामू से पूछा, बेटा रामू, क्या तुम मेरी बेटी सुजाता से विवाह करने को तैयार हो? पिताजी, मैं तो पहले से ही सुजाता को पसंद करता हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिर चंद्रनाथ ने बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी कर दी और वहीं कोट्टायम में रहकर उसने अपना व्यापार शुरू किया और सुख से दिन गुजारने लगा। बरसों बाद संयोग से एक दिन चंद्रनाथ को उसका दोस्त महेंद्र कोट्टायम में मिल गया। अरे चंद्रनाथ, तुम तो यहाँ पर हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार का क्या हाल हुआ? अरे तुम्हारे घर पर चोरों ने हमला किया और वो तुम्हारे बेटे का सारा धन चुरा कर ले गए। अब वो बेचारा गरीबी में अपने दिन काट रहा है। ओह, तो अच्छा ही हुआ, ऐसे कपूत को यही सजा मिलनी चाहिए थी। मैं अब अपने घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। सचमुच महेंद्र, बहुत ज्यादा पैसा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब लाला चंद्रनाथ का मन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। वह अब गरीबों को दान पुण्य भी करता था। रामू और सुजाता को समझाता रहता, याद रखो, पैसा बहुत बड़ी चीज है मगर बहुत बुरी चीज भी है।
अपनी औलाद तक को अपना दुश्मन बना देता है। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। इसके बाद लाला चंद्रनाथ रामू और सुजाता के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा।